हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग कुछ मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल्स, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कोलरास लॉ। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और कोलरास का नियम। तो उससे पहले छोटा सा रिवीजन कल का जो हम लोग क्या पढ़ रखे उसको देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टूडेंट I इज इक्वल टू dq/dt, एकदम शॉर्ट रिवीजन है ना। और ये है वैद्युत धारा, तो जब धारा प्रवाहित होगी तो कोई प्रतिरोध भी लगेगा, है ना। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या है भैया? R, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनल को साइमन ओम, जो जॉर्ज साइमन ओम है उसके अनुसार जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है और यही कांस्टेंट हमारा क्या होता है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है V/I। अब आता है कि चालकत्व क्या है। तो चालकत्व जो होता है स्टूडेंट उसको हम लोग कंडक्टेंस C से या कहीं कहीं पर G से भी शो करते हैं। तो दैट इज इक्वल टू होता है हमारे इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R। भाई प्रतिरोध के उल्टा को क्या बोलेंगे? चालकत्व बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ रखा था स्टूडेंट जो प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये जब हम हटाते हैं स्टूडेंट, इसको जब हटाते हैं तो एक हमारा फिर से कांस्टेंट लग जाता है, दैट इज रो, एंड रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आपका विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा RA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलिएगा? L हो जाएगा, होगा। अब इसके बाद मैं पढ़ाया था आपको विशिष्ट चालकत्व, तो दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है स्टूडेंट वो होता है कटप्पा, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। यहां तक हमने कल पढ़ रखा है स्टूडेंट। अब कप्पा का वैल्यू निकालेंगे तो रो का वैल्यू जब रख देंगे तो ये बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसके L डिवाइडेड बाई RA, होगा कि नहीं होगा भाई? और कप्पा इज इक्वल टू स्टूडेंट ये देखिए 1/R है, तो 1/R को ही हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? C या G, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा चालकत्व, C या G लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई L/A को बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। तो यहां तक हमने कल कर रखा है, ठीक है ना। आज के क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्या, यही से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक और डेफिनेशन है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, वो क्या है ये देखिए। 1 ml आयतन का, किसी भी विद्युत अपघट्य के 1 ml आयतन का जितना भी चालकत्व होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। 1 ml दिखेगा, किसी भी विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य के 1 ml आयतन का चालकत्व उस विद्युत अपघट्य का क्या कहलाता है स्टूडेंट? बोलिएगा। विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, याद रखना है, ठीक है, कहलाता है। इससे मैं कुछ चीजों को समझा रहा हूं आपको, अब भी क्लियर करा रहा हूं, उन चीजों को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। क्या चीज? ये देखिए, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इस परिभाषा को देखिएगा स्टूडेंट, क्या चीज है। 1 ml, मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट? मैं एक ऐसा क्यूब ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? क्यूब। अब क्यूब ही क्यों ले रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। मैं एक ऐसा क्यूब ले लेता हूं स्टूडेंट जिसका लंबाई जो है, लंबाई ले लीजिएगा 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके किसी भी सरफेस का, फलक का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट, इसका किसी भी सरफेस का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, क्योंकि इच साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, हम सबको पता है, ये है हमारा, सपोज करते हैं L, क्या है? L। और अब भी मैं लिखा था आपको
क्या लिखा था, कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखा था जी, एल डिवाइडेड बाई आर ए, है ना। तो सपोज करते हैं कि इसका लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है और इसका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एल मल्टीप्लाई ए, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया। तो दैट इज इक्वल टू, लेंथ हमारा दे रखा है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। एंड सबको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 ml, होता है कि नहीं। मतलब इस कंटेनर में या क्यूब में कितना सॉल्यूशन आएगा, 1 ml सॉल्यूशन आएगा। कितना आएगा, 1 ml सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि इसमें जो सॉल्यूशन आप भरा हुआ है वो सपोज करते हैं किसी विद्युत अपघट्य का है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का है ना। और मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, इसके दूसरे जो फलक है इसको क्या कर लेता हूं, एक एनोड मान लेता हूं, इसको कैथोड मान लेता हूं, एनोड एंड कैथोड। अब इसमें मैं क्या करता हूं, गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं और गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसका मैं क्या ज्ञात करता हूं, चालकत्व ज्ञात करता हूं। तो जो मुझे मिलेगा वही एक्चुअल में क्या होगा, एक इस विलयन का विशिष्ट चालकत्व होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट हमारा विलयन है। कितना होना चाहिए उसको, हमेशा 1 ml ही होना चाहिए, 1 लीटर नहीं या 2 ml नहीं, 3 ml नहीं, हमेशा हमको विशिष्ट चालकत्व 1 ml विलयन में ही 1 ml विलयन में ही ज्ञात करना रहता है। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, इधर देख लीजिएगा, किधर है भाई, 1 ml। इतना चीज समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है, तब जा करके मोलर चालकता समझ में आएगी। ये है, और इस डेफिनेशन को भी याद रखना है, इस फंडा को भी याद रखना है। और शॉर्ट फंडा तो आपको सबको पता है, के इज इक्वल टू 1/ρ। ये है आपका, इसमें भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि किसी भी विलयन का विशिष्ट चालकत्व उसके प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये एक अलग है और ये एक अलग है, दोनों ही सही है स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखते हैं मोलर चालकता किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से सुनिए क्या है इसका डेफिनेशन क्या है। किसी विलयन की स्थिर ताप एवं निश्चित सांद्रता पर किसी भी विलयन की मोलर चालकता उसके 1 मोल वैद्युत अपघट्य का किसी विलायक में घुले होने पर प्राप्त चालकता होती है। समझ में आ गया। 1 मोल विद्युत अपघट्य का उसके विलायक, विलयन तभी तो बनेगा भाई, विलायक में घुले होने पर प्राप्त होती है जो चालकता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। इसको स्टूडेंट लैम्डा m या डेल्टा m से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अभी और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से क्या है, देखिएगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या रहता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसमें हमारा जो है ना मोलों की संख्या कांस्टेंट रहेगी, केवल 1 मोल लेना है, जबकि विशिष्ट चालकता में आपका आयतन कांस्टेंट था, 1 ml ले रहे थे, ठीक है। यहां 1 मोल लेना है। तो आप सबको पता है हमारा मोलरता जो होती है, मोलरता मोलरिटी, वो होता है ग्राम मोल्स पर लीटर, नंबर्स ऑफ ग्राम मोल्स पर लीटर, है ना स्टूडेंट। मतलब 1 मोल जो होता है हमारा, 1 मोल जो होता है मोल, वो कितना में घुला होता है, 1 लीटर आयतन में घुला होता है, घुला होता है बच्चों। तो अब हमको क्या करना है, मोल बराबर हम लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट 1 लीटर डिवाइडेड बाय m, एंड वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ऑफ ml डिवाइडेड बाय m। हो गया। अब मुझे अब मुझे देखो मोलर चालकता ज्ञात करना है, यदि मुझे उस विलयन का चालकता ज्ञात करना है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य हो और 1 ml विलयन हो, तब हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट, उस चीज को बोलते हैं कप्पा, विशिष्ट चालकता। तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 1000 ऑफ ml डिवाइडेड बाय m, और दैट इज नोन एज आपका, दैट इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन। समझ में आया, ये वही हुआ है। कैसे हुआ भाई, 1 पेन की कीमत क्या होती है, 1 पेन की कीमत मान लो 5 रुपए है, तो मैं बोलूंगा 10 पेन की कीमत क्या होगी, तो भाई सेम क्या करोगे आप, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे यार, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, केप्पा का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 1 ml विलयन में मोलर चालकता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया बच्चों, ये होती है आपकी मोलर चालकता। तो आप ये इतना बस बात ध्यान रखिएगा
कि किसी विलयन की मोलर चालकता उसके विद्युत अपघट्य के एक मोल का उसमें घुले होने पर प्राप्त चालकता होती है, 1 मोल। ठीक है, अब इसका यूनिट सपोज दैट आपको उसकी यूनिट ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए कप्पा क्या है, सबको पता है ना भाई। ये देखिए कप्पा को हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा को क्या लिख सकते हैं बोलो, विशिष्ट चालकता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं L/RA। ठीक है, और यहां क्या है 1000 तो कांस्टेंट राशि, इसको हटा दो। ml क्या है, ml को हम लोग लिख सकते हैं, सबको पता है, अभी जस्ट मैं बताऊं 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है मोल है स्टूडेंट, तो ये होगा मोल। ठीक है, जब इसको आप सेंटीमीटर में लिए हो तो इसको भी सेंटीमीटर में ले लो, या उसको मीटर में ले लो तो इसको भी मीटर में ले लेना यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर लंबाई है और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और नीचे में दे रखा है स्टूडेंट आर दे रखा है रेजिस्टेंस, जिसका हम सबको पता है ओम होता है, क्या होता है ओम, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, और ये हो गया मोल। तो यहां देखिए क्या कट रहा है, इसको देख लीजिएगा। यहां से हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, अरे भाई 1 सेंटीमीटर और यहां से 1 सेंटीमीटर हटा दूंगा और यहां से 2 सेंटीमीटर काट दूंगा, तो ये जब ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट तो इसको हम लोग एस, ठीक है, या ओम इनवर्स, क्या बोलते हैं ओम इनवर्स, ये ऊपर चला गया, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स। ये है बच्चों इसका क्या चीज बोलो, क्या चीज है, ये यूनिट है, किस चीज का यूनिट है, मोलर चालकता का, याद रखिएगा यूनिट पूछता है कभी कभी, तो ये चीज है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो एकदम कॉमन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, आप ऐसे ही बना लोगे, मैं करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले देख लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, EQ सेम है दोनों में, कोई डिफरेंट नहीं है। मोलर चालकता को हम लोग लेमडा m से शो करते थे, इसको हम लोग तुल्यांकी चालकता को हम लोग किससे शो करेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट से। तो इसमें क्या रहेगा, m के जगह में 1 ग्राम तुल्यांक रहेगा, 1 मोल नहीं रहेगा, 1 ग्राम तुल्यांक रहेगा। और कैसे तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं, कैसे किसको ग्राम तुल्यांक कहते हैं, आप विलियन वाले प्ले लिस्ट में जाइएगा मेरा अध्याय 2 के, और वहां आपको नॉर्मलता मिलेगा। नॉर्मलता में एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया हूं कि कैसे तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है, मोलर मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों में डिफरेंट क्या है और उसको ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो सिमिलरली एकदम सेम टू सेम ये भी हो जाएगा, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 ऑफ ml डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहां m के इस जगह में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके ना, क्लियर है, या आप लोग लिख सकते हो n। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ओम इनवर्स, सेम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी रहेगा, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, बस और कोई डिफरेंट नहीं आएगा। समझ में आ गया, इसको मैं ज्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे आज कोलरास का लॉ भी कंप्लीट करना है, तो प्लीज किसी को नोट करना है तो आप कर सकते हो। अब स्टूडेंट इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज जो दे रखा है वो है फैक्टर अफेक्टिंग आपकी कंडक्टिविटी। तो चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इसको बिल्कुल पढ़िए, आप ध्यान से देखिएगा, आता है भाई। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं धात्विक चालकत्व और विद्युत अपघट्य चालकत्व में अंतर बता चुका हूं, समझा चुका हूं अच्छे से। अभी हम लोग देखेंगे जितने हम चालकत्व पढ़े हैं, चाहे वो कंडक्टेंस हो, चालकत्व हो, चाहे आपका विशिष्ट चालकत्व हो, ठीक है, आपका मोलर चालकत्व हो या तुल्यांकी चालकत्व हो, चारों में देखते हैं एक साथ। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर इफेक्टिंग होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा टेम्परेचर, दैट इज ताप। तो टेम्परेचर से क्या होता है ये देखिएगा ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है, जब भी हम किसी भी अणु, परमाणु, आयंस अणु को, है ना, या किसी विद्युत अपघट्य को जब हम ताप देते हैं, क्या देते हैं, ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो होता क्या है स्टूडेंट, उनमें एनर्जी प्राप्त करते हैं उन लोग। एनर्जी प्राप्त करके क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, जिसके कारण उनका बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड होता है, वो जल्दी टूटता है। तो जैसे ही जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो उतना जल्दी हमको क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, चार्ज मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, आवेश ही प्राप्त करना है। जब आवेश प्राप्त होगा तो चालकत्व में वृद्धि होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये चारों के चारों जो है चालकत्व में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने से
बंध टूटते हैं, बंध टूटने के कारण मुक्त आवेश आयन प्राप्त होते हैं, जिसके कारण चालकत्व में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है स्टूडेंट हमारा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति जो कि दोनों के लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। अब सबको पता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज द टू टाइप्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं, जो शीघ्रता से आयनित नहीं होते और पूर्णतः आयनित नहीं होते। जबकि स्ट्रॉन्ग क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो शीघ्रता से एवं पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो जो जितना जल्दी शीघ्रता से और पूर्णतः आयनित होगा भाई, तो उसका चालकत्व तो उतना ही अधिक होगा। समझ में आ रहा है, जिसकी एक विलयन में लिया और उसमें सोडियम क्लोराइड को घोल दिया तो पूर्णतः घुल जाता है पूरी तरीके से। 10 मोल लोगे तो पूरा 10 के 10 मोल घुल जाएंगे। ठीक है, 10 के 10 मोल घुल जाते हैं। लेकिन जब हम इसको लेते हैं, या इसके इस प्लेस पे मैं क्या ले लेता हूं स्टूडेंट, H ले लेता हूं, तो ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, 10 ठो अगर लोगे आप, 10 लोगे तो उसमें पता चलता है 7 जो है तो घुल गया, CH3 माइनस एंड 7H प्लस बना लिया, वियोजित हो गया। लेकिन 3 अभी भी वियोजित नहीं हुआ है। तो क्या होगा, इसका जो विलयन बना रहेगा वो अधिक चालकत्व होंगे, उसका अधिक जो है चालकत्व प्रदर्शित करेगा अपेक्षाकृत इसके। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का चालकत्व कंडक्टेंस ज्यादा होता है अपेक्षाकृत दुर्बल विद्युत अपघट्य के। मेरी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। सबके लिए कॉमन है ये भी, ठीक है, सबके लिए रहता है। तीसरा है स्टूडेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, यदि विलायक ध्रुवीय है, यदि विलायक ध्रुवीय है तो वह शीघ्रता से वियोजित करता है, जिसके कारण चालकत्व में वृद्धि होती है। और यदि आपका विलायक ध्रुवीय नहीं है, जैसे कि H2O, ये क्या है हमारा ध्रुवीय विलायक है, लेकिन बेंजीन जो है अध्रुवीय विलायक है, तो इसमें किसी भी विद्युत अपघट्य को घोलेंगे तो उसका चालकत्व इसकी अपेक्षा कम होगी। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकत्व ज्यादा होती है, दुर्बल प्रबल विलायक की चालकत्व, ध्रुवीय विलायक की चालकत्व अधिक होती है अध्रुवीय विलायक की अपेक्षा। ठीक है, फोर्थ टर्म से आता है स्टूडेंट सांद्रता एवं तनुता। यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है सांद्रता एवं तनुता। कैसे, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा केयरफुली ना। पहले के लिए कंडक्टेंस के लिए क्या होता है, ये कंडक्टेंस के लिए तनुता बढ़ाने के साथ साथ उसके चालकत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, कैसे, ये देखो, सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर है स्टूडेंट, ठीक है, उसमें मैंने 1 लीटर क्या ले लिया, जल ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया। अब इस 1 लीटर जल में क्या है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं आपको, 10 सोडियम क्लोराइड है, 10 सोडियम क्लोराइड है, तो ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। ठीक है, और मैं एक और अन्य कंटेनर लिया, इसमें भी मैंने क्या ले लिया, 10 सोडियम क्लोराइड ले लिया। लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाइएगा। मैंने क्या कर दिया, इसमें 10 सोडियम क्लोराइड लिया, लेकिन इसमें 2 लीटर क्या ले लिया, जल ले लिया। कितना ले लिया, 2 लीटर ले लिया। इसकी तनुता बढ़ा दिया। तो तनुता बढ़ाने के कारण क्या होगा, 10 सोडियम क्लोराइड इसमें भी है, 10 सोडियम क्लोराइड इसमें भी है, 10 मोल। ठीक है, लेकिन इसमें चालकता बढ़ जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो आयंस होते हैं, फ्री आयंस, वो अच्छे से गति कर पाते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है, उनके गति बढ़ जाती है, जिसके कारण चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। जबकि यहां गति नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि पास पास है, तो इसमें जो है इंटरफेरेंस जो होता है वो अधिक होता है, मतलब टकराव ज्यादा हो जाता है, और इसमें आसानी से इलेक्ट्रोड तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उसकी जो है तनुता बढ़ाने के साथ साथ चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं इसके स्टूडेंट विशिष्ट चालकत्व की। तो विशिष्ट चालकत्व हमेशा 1 ml में ज्ञात किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ले लिया, सपोज करते हैं स्टूडेंट, मैं ले लिया 1 लीटर जल ले लिया, इसमें मैंने घोल दिया, सपोज करते हैं मैंने घोल दिया 10 सोडियम क्लोराइड जो है घोल दिया, 10 मोल सोडियम क्लोराइड घोल दिया।
ठीक है, 10 सोडियम क्लोराइड घोल दिया, या 1 ml ले लिया, इसमें 10 सोडियम क्लोराइड घोल दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसकी तनुता को बढ़ा देता हूं। तनुता को बढ़ाने का मतलब है इसको मैंने क्या कर दिया, 2 ml कर दिया, और इसमें अभी भी कितने हैं, 10 सोडियम क्लोराइड घुले हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे केवल 1 ml में ज्ञात करना है। मतलब ये देखिए, आप इसमें 1 ml में 10 सोडियम क्लोराइड है, और इसका जब मैं 1 ml लूंगा तो उसमें कितने सोडियम क्लोराइड आएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि 2 ml में 10 है तो 1 ml में कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो यहां आयन की संख्या कम हो गई और यहां आयन की संख्या ज्यादा है। तो भाई जितना ज्यादा आयन होगा उतना ही क्या होगा, हमारा चालकत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए केस चेंज हो जाता है। इसमें तनुता बढ़ाने पर चालकत्व में वृद्धि होती है, किंतु विशिष्ट चालकत्व की चालकत्व कम हो जाती है तनुता बढ़ाने के कारण। समझ में आ गया? कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? ओके बच्चों, अब बात करते हैं इन दोनों को। इन दोनों में सेम इफेक्ट होता है, इन दोनों में सेम इफेक्ट होता है। क्या, देखो इसमें हमारा मोल कांस्टेंट रहता है, मोल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा कैसे मोल कांस्टेंट रहेगा। एक कंटेनर है, इसमें सपोज करता हूं मैं 1 ml, बहुत कम ही ले लेते हैं, 1 ml जल है, बस समझना है आपको। इसमें हमारा है स्टूडेंट एक, मान लो 2 सोडियम क्लोराइड है। क्या है, 2 सोडियम क्लोराइड है। अब भाई मैं बता दिया आपको मोल कांस्टेंट रहना चाहिए उसमें। 1 सोडियम क्लोराइड है, सपोज कर लेते हैं 1 सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और 1 ml में उपस्थित है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसके तनुता को बढ़ा दिया। तनुता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब इसको कर दिया 2 ml। और सोडियम क्लोराइड अभी भी हमारा कितना है, 1 ही सोडियम क्लोराइड है। तो तनुता बढ़ाने पर स्टूडेंट क्या होगा पता है, तनुता बढ़ाने पर हमारा इन दोनों का चालकत्व में वृद्धि होती है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो है 2 ml हो गया, तनुता बढ़ गई, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, वो क्या होंगे, इजिली मूव कर पाएंगे, गति कर पाएंगे। आयन तो इसमें भी उतना ही है, आयन तो इसमें भी उतना ही है, दोनों में तो आयन तो कांस्टेंट है ना भाई। यहां भी कितने थे, 2 आयन थे, 1 मोल मतलब 2 आयन, और यहां भी हमारा कितना है, 1 मोल मतलब 2 आयन। लेकिन यहां हमारा तनुता बढ़ने के कारण जो है इजिली जो है मूव कर पाते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है, चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। ओके स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में मैं कोलरॉस नियम, क्योंकि कल का क्लास भी लगभग आपको बड़ा क्लास मिल सकता है। कोलरॉस का नियम मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, उसके साथ साथ उसके एप्लीकेशंस हैं, 5-6 एप्लीकेशंस हैं, जिनका खुद का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और कोलरॉस नियम में ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो पूरे को हम लोग कल जो है कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।